बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीब सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा संडे आपका? मेरा तो सुबह यौम हिसाब है, मंडे को पेपर है, तो मेरा तो कुछ ना ही पूछे कैसा गुजरा। पढ़ पढ़ के गुजरा, मगर नेट ने जान ही नहीं छोड़ी। खैर कितनी देर से सुबह से मेरा था माइंड में कि एपिसोड रिकॉर्ड करनी है, मगर आज पता है क्या हुआ। पड़ा पहले सारा दिन पढ़ती रही हूँ, पेपर की तैयारी करती रही हूँ, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यार। इस नावल पे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, जिस वजह से मैं डिमोटिवेट हुई पड़ी हूँ। एक तरफ से पेपर सर पर चढ़ के खड़े हुए हैं, ऊपर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हालांकि मैंने तो आपसे पूछ के ये नावल स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था आज रिकॉर्ड करने को। ऐसा मेरे साथ दूसरी दफ़ा हुआ है। जैसा एक दफ़ा हुआ था रमज़ान के एंड में, जब अरीज़ इत्काफ़ में बैठ गई थी, तो तब हुआ था ऐसा। तब भी आपका मैंने एक नावल स्टार्ट किया था, उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं था। तब भी मेरा रिकॉर्ड करने को दिल नहीं करता था, लेकिन मैंने तब भी रिकॉर्डिंग की थी। और अभी भी ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कहा कि कुछ लिसनर्स तो ऐसे हैं ना जो इसको पसंद कर रहे हैं, और जो इसको देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उनको वेट करवाना नहीं अच्छा। तो ये सिर्फ उनके लिए ना स्पेशली मैंने कहा चले जी पढ़ लेते हैं, शायद मेरा भी कुछ होश हवास ठिकाने आ जाए। लेकिन मुझे तो पता नहीं क्या है, इस टाइम इतनी नींद चढ़नी शुरू हो जाती है ना। लेकिन अब मुझे ये लगता है आपको अब एपिसोड मिलेगी सुबह, और क्योंकि अभी मैंने इसको अपलोडिंग पे लगा के सो जाना है, और फिर इसको ना इसका लिंक भी सुबह शेयर करूँगी एफबी ग्रुप पे। और ये अपलोडिंग में टाइम लगता है, नेट का मसला है। नेट चेंज करवाना था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा वो चेंज। आइए, खैर बातें मेरे दुख ज़्यादा लंबे हो गए। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल की थर्ड एपिसोड। नावल पढ़ रहे थे सल्तनत दिल, रिटन बाय मरियम अजीज़। थर्ड एपिसोड इसकी हम लेते हैं स्टार्ट। तो आइए लेट्स स्टार्ट। वॉशरूम से बाहर निकलते ही इसकी पहली नज़र हिना पर पड़ी। तुम? मलाइका की हैरत भरी आवाज़ पर वो जो मैगज़ीन देख रही थी मुस्कुराकर इसे देखने लगी। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? और वो फराज भी नहीं आया? अगर तुम दोनों ने नहीं आना तो कम से कम मुझे तो इन्फॉर्म तो कर सकते थे। हिना ने बगौर इसका चेहरा देखा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो उलझे लहजे में बोली, और इसी उलझे अंदाज में उसने हिना को देखा। मैंने कल फराज को फ़ोन किया था। हिना अब्रू अचकाकर सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। मैंने इससे कहा अपने पेरेंट्स को भेज दे। हिना अब भी खामोश थी, जबकि मलाइका की जांचती नज़रें हिना के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। लेकिन तुमने तो कहा था तुम मास्टर्स के कंप्लीट होने से पहले ऐसा कुछ नहीं चाहती, क्योंकि तब तक उसका प्रपोज़ल नहीं आया था। किसका? हिना का अंदाज सरसरी था। इब्राहिम का। क्या? हिना को लगने वाला झटका बहुत शदीद था कि इस क्या के बाद काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही नहीं सकी। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए खुशी का इजहार करना चाहिए, अपने लिए अफसोस? हिना ने पता नहीं इससे सवाल किया था या खुद से। तुम्हें मुझ पर अफसोस करना चाहिए, मलाइका ने कुछ बुरा मानते हुए कहा। गलत। इतने शानदार शख्स के साथ पर अफसोस नहीं, खुशी करनी चाहिए। मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें वो इतना ही शानदार लगता है तो तुम कर लो। वैसे ये हुआ कैसे? मुझे क्या पता, बेजारी से बोली। अभी तक मुझसे मम्मा या डैडी ने कोई बात नहीं की। अली ने बताया था, फिरोज चाचू ने बात की है। ओह, हिना ने सर हिलाया। फिर तुमने क्या सोचा? हिना के सवाल पर उसने गहरा सांस लिया। बात यह है कि डैडी शायद हाँ कर चुके हैं, और मुझे पहले इस बात पर गुस्सा आया था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए प्रपोजल भेजने की। फिर मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि डैडी ने मुझसे पूछे बगैर हाँ कैसे कर दी। अब गुस्सा इसके चेहरे से झलकने लगा। देखो यार, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। प्रपोजल तुम्हारे पहले भी आते थे, चलो ये भी सही। और हो सकता है अली को गलती हो गई हो, क्योंकि अंकल या आंटी ने तुमसे कोई बात नहीं की है ना। इसके पूछने पर उसने सर हिलाया। तो बस फिर फिक्र ना करो। और फराज से भी तुमने कह दिया? वैसे क्या कह रहा था? कब तक भेजेगा? पता नहीं, रात को मुझे बहुत गुस्सा था, मैं सिर्फ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हिना ने अफसोस से देखा। एक तो मैं तुम्हारे गुस्से से बहुत परेशान हूँ। इतना भी गुस्सा कि बंदे की अकल काम करना बंद कर दे। और सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। शुक्र है चेहरे पर कोई रौनक तो आई। अब उठो, कुछ खाओ और मुझे भी खिलाओ। हिना इसे उठाकर खुद लेट गई। इससे पहले वो कमरे से निकलती इसका मोबाइल बज उठा। फ़ोन तो सुन लो। उसको बाहर निकलता देखकर हिना ने आवाज़ दी तो मजबूरन से मुड़ना पड़ा। स्क्रीन पर नामालूम नंबर था। हेलो, मलाइका बात कर रही हो? इसके हेलो कहने पर दूसरी तरफ से तस्दीक की गई। जी, आप कौन? मैं फराज की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी, कैसी हैं आप? इसकी आवाज़ एकदम खिल उठी थी। इसकी आवाज़ में कुछ था कि हिना भी उठकर बैठ गई। इसके इशारे से पूछने पर उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इसकी आवाज़ में जितनी खुशी थी, दूसरी तरफ इतना ही रूखापन था। जी? वो खुद ब खुद संजीदा हो गई।
आज फराज ने घर में बात की कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। मलाइका बात सुनते हुए हिना को और हिना से देख रही थी, जबकि इस शादी के लिए ना इसके अब्बू राज़ी हैं और ना ही मैं। इसके अब्बू इसलिए राज़ी नहीं क्योंकि फराज अभी तक कुछ करता नहीं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, इससे बड़ी अभी एक बहन है जो छोटी है। इसकी शादी भी हमने फराज से पहले करने का सोचा था। मज़ीद 4-5 साल तक हमारा इरादा फराज की शादी का नहीं, और जब भी ये इरादा बनेगा तो वो लड़की कम अज़ कम तुम नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी बहू पसंद कर चुकी हूँ जो मेरी भांजी सालिया है। और सालिया ने भी तो ना भी होती तो भी तुम नहीं। तुम अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिस तरह की तुम्हारी आदतें, अपने बाप से कहो कोई काट का उल्लू तुम्हारे लिए तलाश करे जो तुम्हारे नखरे सह सके। मलाइका के होंठ बेसाख्ता भेज के हिना ने इसके हाथ से मोबाइल लेना चाहा, लेकिन मलाइका ने सख्ती से इसका हाथ झटक दिया। तुम जैसी खुदसर और घमंडी लड़कियां घर बसाती नहीं बल्कि उजाड़ती हैं, और हमने घर बसाना है। हमारा एक ही बेटा, और मैं जानती हूँ तुम जहाँ भी शादी करोगी ज़रा देर नहीं गुजार सकोगी। इसकी मुसलसल खामोशी को शायद उन्होंने भी महसूस कर लिया था। खैर, तुम बसती हो या नहीं मुझे क्या, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। फ़ोन बंद हो चुका था। उसने बड़े थके हुए अंदाज में फ़ोन अपनी गोद में रखा। इसे तो जो झटका लगा था। हिना अभी तक हैरान थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा ये रिजवाना आंटी थी। इतनी थर्ड क्लास लैंग्वेज और इतनी थर्ड क्लास सोच। हिना का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया था। इसने मलाइका की तरफ देखा जो बिल्कुल खामोश थी। वो इसके चेहरे से कोई अंदाज़ा लगाने से कासिर थी। इसके ख्याल में उसे इस वक्त शदीद गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद वो खामोश थी। मेरा तो दिल चाह रहा है फराज की तबीयत साफ़ कर दूँ। मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन। मलाइका ने फ़ोन इसके हाथ से ले लिया। मलाइका, हिना ने हैरत से इसे देखा। फराज को ये सब पता होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं। इसकी आवाज़ बहुत संजीदा थी। तुम क्या सोच रही हो? हिना ने कुछ परेशानी से इसके ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा चेहरे को देखा। पता नहीं। हिना को वो अपने हवासों में नहीं लगी। हिना बगौर से देख रही थी। वो मलाइका को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपनी मर्जी के खिलाफ छोटी सी बात बर्दाश्त करना इसकी आदत नहीं थी। यहाँ तो फिर किसी ने इसकी ज़ात पर कीचड़ उछाला था। वो तो तभी हैरान हो रही थी कि मलाइका ने जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन अब इसका इतना ठंडा रवैया इसके लिए बाइस तशवीश था। वो क्या करने वाली थी वो इसके सपाट चेहरे को देखकर सोच ही सकी, पूछ नहीं सकी। हिना के जाते खुद पर तारी किया हुआ सुकून का लबादा पल में उतरा। इसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। इसका इजहार वो अकेले में करना चाहती थी, इसलिए उसके कदम तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लाउंज के आगे से गुजरते हुए जाफ़र हुसैन की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिया। उसने कुछ हैरान होकर अंदर देखा, जहाँ जाफ़र साहब के साथ नौशाब और अली भी थे। इसके ख्याल के मुताबिक वो दोनों घर पर नहीं थे। जी डैडी। वो चंद कदम चलकर अंदर तो आ गई, लेकिन अंदाज भागने वाला था। यहाँ आओ बेटा, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने अपने करीब सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वह चलती हुई इनके करीब जाकर बैठ गई। इसके बैठते ही उन्होंने इसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इसका चेहरा सर झुका था, लेकिन नज़रें अपने दोनों हाथों पर जमी थी जो इसकी गोद में रखे थे। कल फिरोज़ आया था और वो घड़ी आ गई जिसका इसे डर था। वो जानती थी वो इसे क्या कहने वाले हैं। कल तक वो इस पल के लिए कितनी परेशान थी, इनको इनकार करने के लिए और फराज के हक़ में हमवार करने के लिए। इसने कितने ही जुमले तरतीब दिए थे, लेकिन वक़्त ने ऐसा पलटा खाया, सब सोचे हुए जुमले धरे के धरे रह गए। इसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। अली बगौर इसका चेहरा देख रहा था। वो आने वाले लम्हों के बारे में सोच रहा था। अभी वो सर उठाकर इनकी आंखों में देखकर इनकार करेगी, और डैडी का हंसता मुस्कुराता पुरसुकून चेहरा क्या रंग लेने वाला था। फ़िरोज़ तुमको अपनी बेटी बनाना चाहता है। जब फ़िरोज़ ने मुझसे बात की तो मैंने इसे हाँ कर दिया। असूलन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा जवाब, मेरी पसंद मेरी बेटी से अलग तो नहीं हो सकते। मैंने ठीक किया ना बेटी? इनके लहजे में कितना मान था। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मलाइका। इसकी खामोशी पर उन्होंने इसे पुकारा। अली की धड़कन गैर मामूली देर पर तेज़ हो गई थी। मेरी तरफ देखो बेटा। उन्होंने ठिठोरी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा किया। इसकी आंखों में नमी देखकर इनका परेशान होना लाजमी था। क्या हुआ मलाइका, क्या मैंने गलत किया? इसने कुछ नहीं कहा, बस इनके सीने से लग गई, लेकिन इसकी आंसू में रवानी आ गई। मलाइका। जाफ़र हुसैन बहुत परेशान हो गए थे। मलाइका ने नज़र उठाकर इन्हें देखा जो इसके आंसू से परेशान हो गए थे। अपने जान छिड़कने वाले बाप को क्या तकलीफ देने चाह रही थी इस शख्स के लिए, जिसकी माँ ने इसके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके लिए बड़ी गाली से भी ज़्यादा थे। इसे यूं ही रोता देखकर उन्होंने बेचैनी से नौशाबा और अली को देखा जो खुद भी परेशान नजर आ रहे थे। मलाइका, कुछ तो बोलो बेटा, मैं परेशान हो रहा हूँ। क्या मैंने हाँ कहकर गलत किया? और अब की बार इसे बोलना पड़ा था। नहीं डैडी, आपने कुछ गलत नहीं किया। बड़ी दिक्कत से ये अल्फाज उसके मुंह से निकले थे। तो मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो? उन्होंने दोनों हाथों से इसका चेहरा थामा। डैडी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो एक बार फिर रोते हुए इनके सीने से लग गई, तो अब की बार वो पुरसुकून होकर मुस्कुराए थे। तुम तो मेरी जान हो मलाइका। मैं कभी भी तुमको खुद से जुदा नहीं करना चाहता और करूँगा भी नहीं, लेकिन लड़की का असल घर तो उसके शौहर का घर होता है। बेटी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, ये तो हर बाप की दुआ होती है। इब्राहिम को देखकर मुझे लगा मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। इब्राहिम मुझे बहुत पसंद है, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इनके बाजू इसके गिट्ट फैले थे, जबकि अब इसके आंसू थम गए थे। अली ने रोती हुई नौशाबा को साथ लगाकर दिलासा दिया। वो
मुस्कुरा रहा था जबकि नज़रें मलाइका पर जमी थी। कल इसका जारहाना अंदाज़ और आज इतनी फरमाबरदारी, कभी शोला और कभी शबनम, वो अभी तक हैरान था। लेकिन जो भी था, इसकी एक हाँ ने सब ठीक कर दिया था। मैं और तुम्हारी मम्मा अभी फ़िरोज़ की तरफ ही आ रहे हैं। हम मंगनी की डेट फिक्स करने गए थे, लेकिन वो दोनों बाप बेटा कुछ और ही सोचे बैठे थे। वो लोग निकाह करना चाहते हैं। इनकी तफसील पर उसने सर उठाकर इन्हें देखा। लेकिन डैडी, वो एकदम परेशान हो गई। मेरा मास्टर्स, मेरी अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स बेटा, मैं जानता हूँ अभी सिर्फ निकाह ही होगा। रुखसी तो हम तुम्हारे एग्ज़ाम के बाद करेंगे। चलो अब डैडी को मुस्कुरा कर दिखाओ। इनके कहने पर वो बड़ी दिक्कत से मुस्कुराई। इस वक्त वो इतनी परेशान थी कि मज़ीद कुछ कह ही न सकी। इसे नशाबा आंटी का फ़ोन आया था कि सोमवार को मलाइका का निकाह है। ये बात थी तो बड़ी खुशी की, लेकिन खुशी से ज़्यादा इसे हैरत थी। मलाइका इब्राहिम के साथ निकाह के लिए कैसे मान गई? वो मलाइका को बचपन से जानती थी और शादी के लिए इसकी जो लॉजिक थी, इससे भी वो वाकिफ़ थी। इसके नज़दीक शादी इससे करनी चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हो, और इब्राहिम से मोहब्बत तो दूर की बात, वो तो इसे पसंद भी नहीं करती थी। फिर इसने ये फ़ैसला कैसे किया? वो कार ड्राइव करते हुए इसी सवाल का जवाब सोच रही थी और फिर जैसे इसके दिमाग में क्लिक हुआ। इस दिन फराज की अम्मी से बात करने के बाद इसके चेहरे पर जो गंभीरता थी, यकीनन ये उसका रद्द-ए-अमल था। इसने टर्न लेते हुए बेसाख्ता गहरा सांस लिया। इंसान हमेशा जो चाहता है वैसा नहीं होता, लेकिन इंसान हमेशा इस गुरूर में मुब्तला रहता है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। इसके देखते गेट कीपर ने गेट वाक कर दिया। अंदर दाखिल होते से गैर मामूली हलचल का एहसास हुआ। इसका सबसे पहले सामना नौशाबा से हुआ। सब ठीक तो है ना आंटी? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस निगाह की वजह से मसरूफियत बढ़ गई। और अपनी दोस्त को तुम जानती हो कितनी ज़िद्दी है। कब से कह रही हूँ ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाओ, अब तुम ही से पार्लर ले जाओ, मैं बाजार जा रही हूँ। वो जिस उजरत में बोल रही थी, इसी उजरत में इसका शाना थपक कर बाहर निकल गई तो वो मलाइका के कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा खोलते हुए उसे नज़र आ गई जो बेड क्राउन से टेक लगाई यकीनन इसकी ही मुंतज़िर थी। इस पर नज़र पड़े ही इसकी सुर्ख आंखों में फिर पानी उतरने लगा। अच्छी दोस्त, तो तुम्हारे निकाह की खबर मुझे तुम्हारे बजाय आंटी ने दी है। वो बेड पर इससे कुछ फासले पर बैठते हुए बोली। जले पर नमक छिड़कने आई हो? मलाइका की भराई हुई आवाज़ पर उसने अब्रू उचकाकर इसे देखा। खुद को अजियत देने से ये बेहतर था कि तुम अंकल को साफ साफ बता देती। हिना के मशवरे पर वजह से तड़प ही उठी। क्या बात करती मैं डैडी से कि मुझसे पूछे बगैर वो क्यों हाँ कर रहा है? और फराज, इसने तो मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं अपने डैडी से आर्ग्यू करती जिसकी अम्मी ने मेरी इतनी इंसल्ट की। लेकिन मलाइका, इसमें फराज का तो कोई कसूर नहीं। वो तो तुम्हें चाहता है और इससे बड़ी बात, तुम भी इसे पसंद करती हो। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। इसकी अम्मी ने क्या कहा? वो मुझ जैसी मगरूर खुदसर लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। और फराज कहाँ गया? इसकी मोहब्बत कहाँ है? इस बात को 3 दिन गुजर गए, उसने एक बार भी मुझसे रब्ता नहीं किया। और तुम जानती हो वो अपने अब्बू से कितना डरता है। अभी तुम अपने घर हूँ तो इसकी अम्मी ने मेरे साथ ये सलूक किया, और अगर जो मैं गुस्से के मारे इसकी बात अधूरी रह गई। और इस फराज की खातिर जो मेरी इज्जत नहीं करवा सकता, मैं इसके लिए अपने डैडी के मान को तोड़ती? इम्पॉसिबल। इस दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए मेरे डैडी हैं, फिर कोई और। इसके जज्बाती अंदाज पर हिना मुस्कुरा दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर ये गुस्सा क्यों? अंकल से ज़्यादा कोई भी तुम्हारे लिए बेहतर फैसला नहीं कर सकता। अगर उन्होंने इब्राहिम को तुम्हारे लिए पसंद किया तो कोई तो बात होगी। वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मुझे वो पसंद नहीं। अच्छा बाबा, जहाँ तुमने अंकल की खातिर इतना किया है वहाँ थोड़ा और कर लो, और इसे किस्मत कहते हैं मेरी जान। हिना ने बहुत प्यार से इसका चेहरा थामा था। अपने दिल से हर बुरी बात को हटा दो और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ खुशी से मुस्कुराते हुए करो। वैसे भी निकाह के बोले में बड़ी ताकत होती है, तुम्हें खुद ब खुद इब्राहिम से मोहब्बत हो जाएगी। इम्पॉसिबल, तुम जानती हो ही ना, ऐसा कभी नहीं होगा। मलाइका के माथे पर बल पड़ गए। चलो अब उठो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हिना ने सरसरी लहजे में कहकर बात ख़त्म कर दी, क्योंकि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मलाइका बीबी, तेरे को तो आगे जाकर पूछांगी मैं। अच्छा जी। खुद को जितना बेबस इस वक्त महसूस कर रही थी, इतना तो उसने ज़िंदगी के किसी हिस्से में महसूस नहीं किया था। इसने ज़िंदगी का हर फैसला हल्का के मामूली से मामूली चीज़ अपनी पसंद से ली थी। इसके कमरे का पेंट, बेडशीट, हर तरह के गुलदान में सजाए जाने में फूल भी इसकी मर्ज़ी के होते थे। लेकिन इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। इसे डैडी की पसंद पर एतराज़ नहीं था, लेकिन इसे इस शख्स पर एतराज़ था जिसे इसके लिए पसंद किया गया था। समझ नहीं आई। डैडी की पसंद ते भी एतराज़ नहीं, तो फिर उस भाई ते भी एतराज़ है। पसंद तो भी डैडी दी है ना। एड्डा सोहना बैठे बैठाए मुंडा मिल गया, नखरे ही नहीं मान। इज्जत रास ही नहीं आ रही मलाइका को ना। वो छुछुंदर के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा जी। वो इसे नापसंद करती थी, लेकिन इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर इसकी ज़िंदगी में इसकी पसंद फराज नहीं था तो इब्राहिम को भी नहीं होना चाहिए था। वो बेचैन होकर खड़ी हो गई। अभी कुछ देर पहले नौशाबा से कहकर गई थी कि इब्राहिम आने वाला है ताकि निकाह का जोड़ा इसकी मर्ज़ी से ख़रीदा जा सके। वो नौशाबा को इनकार करना चाहती थी, लेकिन इनके बिल्कुल पीछे अंदर दाखिल होते जाफ़र हुसैन को देखकर इसके खुले होंठ फिर बंद हो गए थे। इसे हिना का ख्याल आया था। वो हिना को साथ ले जाना चाहती थी। वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ी, तभी नौशाबा के साथ इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ और इसका रिसीवर को थामा हुआ हाथ वहीं साख्त हो गया। इसे यूं ही साख्त खड़ा देखकर इब्राहिम ने सलाम करने में पहल की थी, लेकिन वह जवाब देने की बजाय रुख मोड़ गई। नौशाबा ने शर्मिंदगी से इब्राहिम को देखा। आप बैठो बेटा। नहीं आंटी, देर हो जाएगी। उसने हाथ पर बंदी घड़ी को देखकर कहा, जहाँ 7 बज रहे थे और 9 बजे तक दुकानें बंद हो जाती थी। हाय, इधर भी 9 बजे दुकानें बंद होनी शुरू हो गई हैं।
मलाइका तुम तैयार हो जाओ। नौशाबा ने गुस्से से इसका हुलिया देखा। कल जो इसे पार्लर जाने के लिए कपड़े पहनने थे वो इसने तब्दील नहीं किए थे, हालांकि वो इसे बता चुकी थी कि इब्राहिम आने वाला है। मैं ठीक हूँ मम्मा। अब वो सीधी खड़ी हो गई थी। अच्छा आंटी। अब वो इनसे इजाज़त लेकर जाने की इजाज़त ले रहा था। वो मुस्कुरा दी तो वो एक नज़र मलाइका को देखकर बाहर निकल गया। नौशाबा ने खशमगीन नज़रों से इसे देखा। तुम्हें हुआ क्या है? इसके रवैये को समझने से कासिर थी। अब जाओ भी। इसे यूं ही खड़ा देखकर उन्होंने कहा तो वो होंठ पेचे बाहर निकल गई। क्या होगा इस लड़की का? इन्होंने परेशानी से इसे जाते देखा। इसके बैठते उसने कार स्टार्ट कर दी। कार मेन रोड पर डालकर इसने गर्दन घुमाकर मलाइका की तरफ देखा। कहाँ जाना है? इसके सवाल पर वो जो सामने शीशे के पार देख रही थी सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। तभी इब्राहिम ने दोबारा इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रों में जो सवाल था इसने पढ़ लिया था। मेरा मतलब है मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं, सिर्फ कुछ ही रास्ते जानता हूँ। आपने शॉपिंग कहाँ से करनी है? आपको मुझे गाइड करना होगा। वो सामने देखते हुए कह रहा था। इसके बाद वो बिल्कुल खामोश रहा। गाड़ी में कुछ वक्फों के बाद जो आवाज़ आई थी वो इसकी थी, वो भी सिर्फ इन अल्फाज पर मुश्तमिल। लेफ़्ट, राइट, स्ट्रेट। वो फोर्ट्रेस में दाखिल हो गए थे। गाड़ी मैकडोनल्ड के आगे पार्क करके वो शॉप की तरफ मुड़े थे। इसके साथ से पहले ही इसे एलर्जी हो रही थी और अब इसके साथ चलने से भी इसे उलझन हो रही थी। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी इसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वाह, एड्डी पर्सनैलिटी मुंडे दी। इसने बड़े सरसरी अंदाज में गर्दन घुमाकर इसका चेहरा देखा, लेकिन वो इर्द गिर्द फिदा होती लड़कियों की नज़रों से बेनियाज सीधा चलता जा रहा था। शायद इसे इस तरह की नज़रों की आदत थी। इसका ख्याल था वो इसके हवाले से, निकाह के हवाले से एक आध कोई रोमांटिक जुमला बोलेगा तो इसकी तबीयत साफ़ कर देगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा। चंगा है मलाइका तेरे नाम, तू तबीयत साफ़ करेंगी उदी। अपनी सोच के इख्तिताम पर इसे जो शॉप नज़र आई वो इसमें घुस गई और इसकी तकलीफ में वो भी। वह रेक पर लटके कपड़ों को इधर उधर कर रही थी जब अचानक वो इसके पीछे आकर बोला, कुछ पसंद आया? वह एकदम घबरा कर पलटी और इसकी खौफज़दा नज़रें देखकर पहली बार वो महसूस होने वाले अंदाज में मुस्कुराया। क्या मैंने आपको डरा दिया? इसके होंठों के साथ इसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। अभी मुझे डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो दिल ही दिल में तिल मिलाकर रह गई, लेकिन बज़ाहिर खामोशी से पलट गई। मैं आपकी कुछ मदद करूं? वो एक बार फिर इसके पीछे आया तो इसने पलट कर इसे देखा। इसके पीछे सेल्समैन भी था। इब्राहिम के बोलने पर इसे ऐसे घूरा था जैसे कोई अजूबा देख लिया हो, लेकिन वो भी इसके मुंह से इतनी साफ उर्दू सुनकर परेशान हो गया था। वो जिस रैक के आगे खड़ी थी वहाँ से साइड पर हो गई, जिसका मतलब था तुम देख लो, तू देख ला, मेरी खैर है। वो सब फैंसी सूट थे। वो अब एक एक करके सब सूट देख रहा था, फिर कुछ कंफ्यूज होकर इसे देखने लगा। मैं आपको सिर्फ कलर बता सकता हूँ, सिलेक्ट तो आपको करना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी वेडिंग और स्पेशली ब्राइडल ड्रेस का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। आप किस फंक्शन के लिए ड्रेस लेना चाह रहे हैं? आखिर सेल्समैन ने अपनी खिदमत पेश करनी पड़ी। हमारा निकाह है, इब्राहिम ने इसकी और अपनी तरफ इशारा करके कहा। सेल्समैन ने मुस्कुराकर दोनों को देखा, जबकि मलाइका का मुंह बन गया था। सेल्समैन इन्हें लहंगा दिखा रहा था। प्लीज़ ये रहने दें। इतने भारी लहंगे देखकर इसे वैसे ही इख्तिलाज होने लगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इब्राहिम को शायद वो पसंद आ रहे थे, जिसके रिजेक्ट करने की वजह पूछने लगा। इससे पहले वो जवाब देती सेल्समैन बोल पड़ा, शादी और वलीमे दोनों फंक्शन में लहंगे पहने जाते हैं, शायद इसलिए मैम मना कर रही हैं। इब्राहिम ने सवालिया नज़रों से देखा तो उसने सर उस बात में हिलाना पड़ा। साड़ी दिखा दूँ? नहीं। सेल्समैन ने पहले इब्राहिम और फिर मलाइका को देखा तो इब्राहिम कंधे उचका कर रह गया। बड़ी मुश्किल से इसे गुलाबी कलियों वाला लंबा फ्रॉक और पजामा पसंद आया। 18,000 अदा करके वो बाहर निकला तो गैर इरादी तौर पर मलाइका को मुखातिब किया। तो कल हमारा निकाह है। मलाइका ने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। सब लेडीज़ इतनी ही देर लगाकर शॉपिंग करती हैं या ये सिर्फ आपकी क्वालिटी है? इसकी सवालिया नज़रें महसूस करके वो मज़ीद बोला, पर आवा मेरे को पूछ, कल आप ही लेके गई थी बाज़ार। मेरा तो ऐसा कोई नहूसत रे था ना, मैंने तो 1 रुपये की भी चीज़ नहीं मिली। मैं सारा बाज़ार घूम के लूर लूर वैसे ही आ गई। इवन कि मैंने जो वहाँ पे चिप्स लेके खाई वो भी इतनी गंदी थी कि मेरा खाने का दिल नहीं किया। उस तो बाद मैं गई ब्रांड रोड पे, ब्रांड पे घूमी हूँ। ब्रांड दे भी मैंने कुछ पसंद नहीं आया और एट दी एंड उन्होंने 9 बजे बाहर कढ़ दिता कि अज तेरे नसीब 'च कोई कपड़े नहीं है, तू जा। लेकिन आप ही ने 4:30 बजे शुरू हुई है और 6:30 बजे तक इसने सिर्फ एक एयरिंग पे पीछे घुमाया है। तो मैं, जो बंदा आप ही के साथ जाता है ना, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि लेडीज़ कितनी टाइम लगाती है शॉपिंग करने पे। हालांकि मैं बिल्कुल देर नहीं लगाती। मैंने जितनी चीज़ लेनी हो ना, मैं सिर्फ उस शॉप पे जाके वहाँ से कपड़े लेके वापस। लेकिन आप ही तो अल्लाह ही हाफ़िज़। अच्छा चलो इब्राहिम साहब, तुमने अगे भी जवाब दे दिए, इसलिए पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग में मैं ये बात इंक्लूड कर लूँ। वो तो सर छिटक कर आगे बढ़ने लगी। इसकी बेजारी और ग्रेस को इब्राहिम ने इसकी हया समझा था और यही हया इसके लिए अट्रैक्शन का बाइस थी। वो दोनों अब ज्वेलर की शॉप में दाखिल हो रहे थे। सेट लेने के बाद वो उजलत में बाहर निकली थी। अब पता नहीं पाँव मुड़ा था या कोई चीज़ पाँव के नीचे आई थी। वो एकदम लड़खड़ाई। इसे लड़खड़ाते देखकर इब्राहिम ने एकदम आगे बढ़कर इसे बाजुओं से थामा। पाँव में तकलीफ इतनी शदीद थी कि अपने बोझ पर खड़ा होना इसके लिए मुश्किल हो गया। मलाइका, आर यू ओके? इब्राहिम इस पर झुका, परेशानी से
पूछ रहा था। इसे एकदम अपने बाजुओं पर इसके लम्स का एहसास हुआ तो वो सारी तकलीफ पस पुश्त डालकर खड़ी होगी। मैं ठीक हूँ। उसने गैर महसूस तरीके से खुद को इसके बाजुओं के हल्के से निकाला। इसके गरेज पर वो जो परेशानी से इसे देख रहा था बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आप यहीं ठहरो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो इससे कहता हुआ भागने के अंदाज में पार्किंग की तरफ गया, जो वो दीवार के साथ टेक लगाए बड़ी मुश्किल से खड़ी सामने से आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी इसकी नज़र सामने से आते फराज पर पड़ी। वो तेज़ी से चलता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। मलाइका पुकारने के साथ उसने गौर से इसका सुरख चेहरा देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? कहने के साथ उसने इर्द गिर्द किसी को तलाश करने की कोशिश की। क्या मैं आपको जानती हूँ? इसके अल्फाज से ज़्यादा इसका लहजा अजनबी था। फराज ने कुछ हैरत से इसे देखा। इसकी आंखों में वाकई पहचान की कोई रमक नहीं थी। मैं फराज, अपनी पहचान करवाते हुए वो खुद हकला कर रह गया। सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना और मैं अजनबियों से बात नहीं करती, रास्ता छोड़ो। इब्राहिम की गाड़ी देखकर उसने अपने दुखते पाँव को हरकत दी। दर्द की एक लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी, लेकिन वह ज़ब्त करती हुई आगे बढ़ी। फराज ना समझने वाले अंदाज में से ज़्यादा देख रहा था। इससे पहले कि वो इसके पीछे जाकर इसकी बेरुखी की वजह मालूम करता, इसने फुटपाथ के किनारे पर एक गाड़ी रुकते और इसमें से एक फॉरनर को निकलते देखा और इसके देखते ही देखने उसने मलाइका का हाथ थामा, बड़ी एहतियात के साथ इसे फ्रंट डोर खोलकर अंदर बिठा दिया। फराज के माथे पर पड़ने वाले बल बेसाख्ता थे। गाड़ी चलते ही मलाइका ने एक अनजानी लेकिन जताती हुई नज़र इसके धुआं धुआं होते चेहरे पर डाली। गाड़ी में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। वो पूरी तरह चेहरा शीशे की तरफ मोड़े हुए थी, जबकि आंसुओं से इसका चेहरा गीला हो रहा था। इसने बड़ी एहतियात से अपने चेहरे को साफ किया, लेकिन साथ बैठे हुए शख्स की नज़रें बेशक सामने सड़क पर थी, लेकिन सारे महसूसात इसकी तरफ मतवज्जा थे। मलाइका, अगर आपको ज़रा चोट लगी है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, वो मुश्किल भराई हुई आवाज़ में बोली। मलाइका, तेरा मुँह सीधा नहीं हो रहा, एड्डा केरिंग मुड्डा तेन होर कित्थों मिलना, होर और छुछुंदर जो से यार किया नज़र आया तुम्हें फराज में? वैसे कभी तुम मुझे मिलो तो मैं तेरे को सवाल ज़रूर पूछा। खैर चलो, तो आप रो क्यों रही हैं? अब वो इसे क्या बताती कि क्यों रो रही है। फराज को देखकर इसके ज़ख्म फिर से हरे हो गए थे और वो कैसे जाहिर कर रहा था जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तब इसे अपने निकाह का फैसला बिल्कुल ठीक लगा। शुक्र अक्ल आई, अक्ल शरीफ से कोई गल आई। गाड़ी रुकते ही उसने उतरने के लिए दरवाज़ा खोला था। इससे पहले इब्राहिम दरवाज़ा खोलकर इसकी तरफ आया। इसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करके वो मुश्किल खड़ी हुई। मैं चल सकती हूँ, वो नज़रें झुकाए हुए बोली। वो इसका मतलब समझ रही थी, इसे सहारा देना चाहता था, लेकिन वो एक बार बेख्तियारी में जो इसका हाथ थाम चुकी थी, दोबारा ऐसा नहीं चाहती थी। इसने हाथ पीछे कर लिया था। वो कुछ कहे बगैर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ने लगी, जबकि वो शॉपिंग बैग्स लिए इसके पीछे था। इन दोनों को आता देखकर वो तीनों जो लाउंज में बैठे थे मुस्कुराए, लेकिन मलाइका का चेहरा देखकर जाफर बेख्तियार खड़े हो गए। क्या हुआ मलाइका? वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े, जबकि वो इनके साथ लगकर रोने लगी। इब्राहिम ने कुछ उलझ कर इसे देखा, जबकि जाफर हुसैन की सवालिया नज़रें देखकर इसे बोलना पड़ा। वहाँ रोड पर इनका पाँव स्लिप कर गया था, शायद इनको पेन ज़्यादा हो रहा है। वो कहने के साथ मलाइका को भी देख रहा था, जिसका चेहरा इसके बालों ने ढांप रखा था। जाफर तो इसके आंसू देखकर हमेशा की तरह सब भूल गए थे, लेकिन नौशाबा बगौर इब्राहिम का उलझा हुआ चेहरा देख रही थी। यार फादर होते हैं आज तो, जो फादर और बेटी का रिलेशन होता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। अब जैसे मलाइका को उनके आंसू ही देख के जाफर साहब को कमला गए हैं। एक दफ़ा मैं भी ना ऐसे ही, मैं ना बीमार हुई थी पिछले साल, बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरी ड्रिप शिप लग गई रही थी। तो मुझे ना इंजेक्शन घर पे ना लगाया ना मामू ने, तो वो ना मुझे ना सूट नहीं किया इंजेक्शन ना, तो मेरे तो हाथों पैरों पे आ गई। और मेरे से ज़्यादा कंडीशन पापा की थी देखने वाली। मेरी मम्मी कहती कि तकलीफ़ इसे हो रही है, लेकिन लग भाई के चेहरे से ऐसे लग रहा है कि इनको तकलीफ़ हो रही है। तो यार पापा बेस्ट होते हैं, बस पापा जैसा कोई नहीं, सुपर हीरो। खैर आए पढ़ते हैं। आप बैठो बेटा। वो मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ी। नहीं आंटी, आई हैव टू गो, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने शॉपिंग बैग सोफे पर रख दिए। इब्राहिम बैठो बेटा। इसे मुड़ता देखकर जाफर हुसैन को होश आया। इट्स ओके अंकल, कल मुलाकात होगी। वो मलाइका पर एक नज़र डालकर वापस मुड़ा, जबकि मलाइका ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। नौशाबा के इशारे पर अली इसके पीछे आया था। इब्राहिम भाई। वो कार का दरवाज़ा खोल रहा था जब अली की आवाज़ सुनकर रुक गया। वो गेट से निकलकर इसकी तरफ आ रहा था। सॉरी इब्राहिम भाई, फॉर व्हाट? इब्राहिम ने मुस्कुराकर अली को देखा। वो बात थोड़ी छोड़कर इसे देखने लगा। नेवर माइंड। वो दरअसल बज्जो डैडी से बहुत प्यार करती हैं, इनको छोड़ने के ख्याल से वो अपसेट हैं, इसलिए थोड़ी रूड हो गई हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। इब्राहिम ने मुस्कुराकर अली का कंधा थपथपाया तो वो इब्राहिम के गले लग गया। फिर कल आप आ रहे हैं? अली के सवाल पर वो खुलकर मुस्कुराया। मेरे बगैर तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसके जवाब पर अली का कहका बेसाख्ता था। घर से बाहर निकलते वक्त वो उलझा हुआ था, लेकिन अली से बात करके इसका मूड खुशगवार हो गया था।
इसने जहन से हर उलझन को झटक दिया। वो कल के बारे में सोच रहा था और इसके होंठ खुद ब खुद शोक धुन बजाने लगे। हिना कल के फंक्शन के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी जब सुरैया ने फराज के आने की इत्तला दी। वो कुछ देर तो यूं ही खड़ी इसके आने की वजह सोचती रही, फिर सर झटक कर बाहर निकल आई। फराज का इनके घर आना इसके लिए हैरानकुन नहीं था, क्योंकि वो ना सिर्फ इसका पड़ोसी था बल्कि इसके बचपन का दोस्त था। लेकिन हैरानकुन बात रात के इस वक्त आना था। यही सोचते हुए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो बिल्कुल सामने बैठा इसका मुंतज़िर था। खैरियत तुम इस वक्त? हिना ने अंदर दाखिल होते हुए ही पूछा। वो सर हिलाकर बोला। मलाइका को क्या हुआ है? क्या हुआ है? फराज के सवाल पर वो उल्टा इसी से पूछने लगी। मैं अभी अभी इससे मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके साथ कोई था, कोई फॉरेनर। वो बहुत उलझे हुए अंदाज में बात कर रहा था। वो मलाइका का कज़न है। हिना के कहने पर इसके चेहरे पर कुछ रौनक आई थी। और इसका होने वाला शौहर भी। इसके सर पर धमाका हुआ। कल इनका निकाह है। वो अब फराज को देखने की बजाय अपनी उंगलियों से खेल रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, मलाइका मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोला। हिना ने माथे पर बल डालकर इसे देखा। क्यों? मलाइका ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तुम इसकी बेइज्जती करवाओ और वो तुम्हारे लिए अपनी और अपने घर वालों की नज़रों में जलील हो जाए। बेइज्जती मैंने? इसने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया। हाँ तुमने। क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी अम्मी ने मलाइका की इतनी इंसल्ट की? मैं भी वहीं थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना और मैं हैरान थी। आंटी रिजवाना इतनी चीप लैंग्वेज भी यूज़ कर सकती है। मलाइका को तुम जानते हो बहुत अच्छी तरह। पता नहीं क्या चीज़ें से तुम्हारा लिहाज करने पर मजबूर कर रही। इसने तो सिर्फ तुम्हें पहचानने से इनकार किया। मैं होती तो तुम्हारा मुँह तोड़ देती। गुस्से के मारे इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम अच्छी तरह जानते हो मलाइका को कन्विंस करने के लिए तुम्हें कितनी मुश्किल पेश आई थी। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी मलाइका के साथ करने को तैयार नहीं थी तो तुम्हें मलाइका से मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए थी। और तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो आंटी से फ़ोन करवाने की क्या ज़रूरत थी? इसे इतना इश्तियाल था कि वो बगैर सोचे समझे बोलती चली गई। क्या कहा था अम्मी ने? फराज की नज़रें इसके चेहरे पर जमी थी। इसका लहजा इतना सख्त था कि हिना इसका चेहरा देखने पर मजबूर हो गई। इसका चेहरा देखकर इसे अंदाज़ा हुआ कि वो गलत बात कर चुकी है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ हिना। इसे मुसलसल खामोश देखकर वो गुस्से से बोला। इस बात को छोड़ो, जो बात ख़त्म हो गई उसको दोहराने का क्या फ़ायदा? यहाँ बात फ़ायदा और नुकसान की नहीं, मेरी ज़िंदगी की है। तुम नहीं समझ सकती मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये ख्याल कि वो किसी और की हो जाएगी। इसकी आवाज़ भर आई थी। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और हिना जानती थी वो रो रहा है। इसे फराज पर बहुत तरस आया था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो उठकर इसके करीब आई और इसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारे और मलाइका दोनों के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम भूल जाओ इसे। फराज ने चेहरे से हाथ हटाकर इसे देखा। इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। ये नामुमकिन है कि मैं इसे भूल जाऊं। वो अपना चेहरा साफ करते हुए बोला। तुम क्या करने वाले हो? हिना ने परेशानी से इसे देखा। ये मुझे भी नहीं पता। सिर्फ ये बताओ अम्मी ने मलाइका से क्या कहा? फराज, मैंने कहा ना, छोड़ो इस बात को। हिना प्लीज़, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। हिना ने बड़ी बेबसी से देखा और इसने जो सुना था उसने फराज को बता दिया और वो कितनी देर तक अफसोस के मारे बोल ही नहीं सका। हिना बिलीव ही, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मलाइका को इतना तो मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तुम प्लीज़ मेरी इससे बात करवा दो। इसे रोको, ऐसा मत करे। उसके मलतजी अंदाज पर वो बेबसी से इसे देखने लगी। फराज, तुम मलाइका को जानते हो, वो अब मेरी भी नहीं सुनेगी। और दूसरी बात, कल उसका निकाह है, सबको पता है। और ये निकाह अब इसकी मजबूरी ही नहीं, इज़्ज़त का भी सवाल है। वो इसे तसल्ली देने के साथ समझाना भी चाहती थी, लेकिन वो मज़ीद कुछ कहे बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। वो फ्रिज में सालन रखकर जूँ ही मुड़ी, इनकी नज़र दरवाजे पर खड़े फराज पर पड़ी। इसकी नज़रों और आंखों के तासुरात इतने अजनबी थे कि एक पल के लिए वो खौफज़दा होकर रह गई। अपने तासुरात छुपाने के लिए वो सिंह की तरफ मुड़ गई। आपने मलाइका से क्या कहा? ओह! उन्होंने गहरा सांस लिया तो इसके चेहरे के तासुरात की वजह ये थी। तो मिल गई तुम्हें इत्तला? वो मुड़कर तंज़ी अंदाज में बोली। वो गुस्से में चलता हुआ इनके मुकाबिल खड़ा हो गया। क्या सोचकर आपने उससे इतनी घटिया बातें की? तो दे दी उसने तुम्हें सारी रिपोर्ट। जो मुझे डर था वही हो रहा है। अभी वो आई नहीं और घर में फसाद खड़ा हो गया। इसने तुम्हें हुक्म दिया और तुम अपनी माँ के मुकाबले आकर खड़े हो गए जवाब तलबी के लिए। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। तो तुम्हें इल्हाम हुआ है? अम्मी, मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दें। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी इससे हो। अब की बार वो कुछ नहीं बोला। अब रोज कर देखता रहा। आपको क्या लगता है आपकी इस हरकत से मैं बाज आ जाऊँगा? मैं पहले भी मलाइका से शादी करना चाहता था, अब भी मेरा यही फ़ैसला है। अच्छा, तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ, कल मलाइका का निकाह है। इन्होंने तंज़ी अंदाज में बताते हुए जैसे इसका मजाक उड़ाया। इसके चेहरे का रंग एकदम बदला था। अली का फ़ोन आया था तुम्हारे लिए, उसने बताया। उन्होंने कहने के साथ गौर से इसका चेहरा देखा, जहाँ इश्तियाल की जगह दुखने लगी। इन्हें बेख्तियार तकलीफ़ का एहसास हुआ। फराज, मेरी जान, भूल जाओ इसे। मेरा यकीन करो, साले से शादी करके तुम बहुत खुश रहोगे। उन्होंने आगे बढ़कर इसका चेहरा छूना चाहा, लेकिन इसने झटक दिया। आप क्या समझती हैं? आप इस तरह आपने मलाइका को मुझसे दूर कर दिया तो मैं साले से शादी करूँगा? कभी नहीं। अब आप देखें मैं करता क्या हूँ। वो तेज़ी से पलटा और इसी तेज़ी से बाहर निकल गया, जबकि इनकी पुरसोच और परेशान नज़रें अभी तक दरवाजे पर टिकी थी जहाँ से वो निकला था। निकाहनामे पर साइन करने के बाद एक एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अपने इस उलझन के बरक्स वो मुस्कुराता हुआ सबसे गले मिल रहा था।
कुछ देर बाद वो अली और हिना के हमराही में अंदर दाखिल हुई। इस पर एक नज़र डालने के बाद वो अपनी नज़रें इस पर से हटा लेना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। पिंक जोड़े में जेवरात से सजी मलाइका पर इसे किसी परी का गुमान हो रहा था। वो झुकी नज़रों से लम्हा ब लम्हा इसके करीब आ रही थी। इसका हर कदम इसे अपने दिल में दस्तक देता महसूस हो रहा था। इसके करीब आने पर उसने नज़रों पर इसे हटा ली। इसने दिल का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया था। वो इसके करीब बैठ चुकी थी। मूवी मेकर और फोटोग्राफर मुस्तैदी से अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। फिरोज़ साहब स्टेज पर आए थे। इन्होंने मलाइका का माथा चूमकर इसे एक डिब्बा पकड़ाया था। इसके बाद वो इसकी तरफ आए थे। इन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो खड़ा हो गया। इसे गले मिलने के बाद उन्होंने इसका माथा चूमा। इसे बेख्तियार अपने बाप पर प्यार आया। उन्होंने इसके मलाइका का इंतखाब किया था। अगर वो इसके लिए ना सोचते तो खुद तो वो इतना खूबसूरत फैसला नहीं कर सकता था। स्टेज पर मुबारकबाद के साथ तहाइफ का तबादला भी हो रहा था। मखसूस वक्त पर इन्हें हाल खाली करना था, इसलिए जल्द ही रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम कर दिया। वेटर इनके सामने रखी टेबल पर खाना सर्व कर रहा था, तभी हिना और अली स्टेज पर आ गए थे। तुम क्या लोगी? वो अपनी प्लेट में चावल डाल रहा था जब इसने हिना को कहते सुना। इसने गर्दन घुमाकर मलाइका को देखा जिसने सरनफी में हिलाया था। इसको यूँ देखते हुए हिना ने देख लिया और बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मलाइका कुछ खा लो वरना इब्राहिम भाई बहाने बहाने से तुम्हें देखते रहेंगे। हिना के शरारती अंदाज पर अली का कहका सुनाई दिया तो इसने झेंपते हुए चेहरा सीधा कर लिया। मलाइका ने खा जाने वाली नज़रों से हिना को देखा, लेकिन उसे नज़रअंदाज करती हुई इब्राहिम की तरफ मतवज्जो हुई। वैसे इब्राहिम भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी फीलिंग्स जानने के बावजूद आपने मलाइका से निकाह कर लिया और मुझे आपको भाई बनाना पड़ा। अपनी बात के इख्तिताम पर वो हंसी तो इब्राहिम भी खुलकर मुस्कुराया था। इसे कहते हैं ब्लाइंड लव। अली के कहने पर वो तीनों हंसने लगे थे, जबकि मलाइका ने दांतों पर दांत मजबूती से जमा लिए। मलाइका तू दांतों ते दांत जमाई जा, तेरे फोटोआं नहीं चंगियां आनियां। इब्राहिम भाई, आप सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे या मलाइका से कोई बात भी करेंगे? हिना के कहने पर उसने फिर मुस्कुराकर मलाइका के झुके सर को देखा। कहीं आप तो हम दोनों की वजह से तो चुप नहीं? उसने अपनी और अली की तरफ इशारा किया। सारी उम्र बातें ही तो करनी है। इब्राहिम के कहने पर इन दोनों की ओ बड़ी लंबी थी। इसके बाद भी जब तक वो बैठे रहे इब्राहिम को तंग ही करते रहे। आखिरकार एक खूबसूरत तकरीब का इख्तिताम हुआ। इब्राहिम के लिए सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन दूसरी तरफ इसके बिल्कुल बरअक्स था। दूसरी तरफ न आगे जाके पता लगेगा। ओ मिस हिना की सवारी आज फिर मौजूद है। अली ने अंदर दाखिल होते ही कहा, यार तुम अपने घर कब होती हो? अपनी चोंच बंद करो। और तुम्हें मलाइका की निकाह के एल्बम लाने को कहा था। इसके पूछने पर उसने साथ लाया हुआ बैग इसके सामने कर दिया। वाह क्या ज़बरदस्त तस्वीर आई, देखो मलाइका। हिना ने तौसीफी अंदाज में इब्राहिम और मलाइका की तस्वीर को देखकर इसे पुकारा, जिसने बेजारी से एक नज़र तस्वीर पर डालकर दोबारा किताब पर नज़रें दौड़ानी शुरू कर दी। अली हिना की तरफ झुका और सरगोशी के अंदाज में बोला, तुम्हारी दोस्त के साथ प्रॉब्लम क्या है? शादी के बाद लड़कियां खिल उठती हैं और यहाँ बेजारी का ये आलम है जैसे इन्हें उम्र कैद सुना दी हो। मलाइका ने खशमगीन नज़रों से उसे देखा। अली तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हम पढ़ रहे हैं? अली बुरा सा मुंह बनाकर उठ गया। अली स्मेरा से कहना चाय के साथ कुछ खाने को भी भेज दे। अली को आवाज़ देकर वो फिर एल्बम पर झुक गई। तुमने अपने थोबड़े पर जो 12 बजाए हुए, अब इसे ठीक करो। अली भी तुम्हें देखकर परेशान होता है। मलाइका ने गुस्से से देखा। जिन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं, अब जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी। आ लो जी, तो एक पहले गल मान ली थी तो खुद अपने घर लैंडे सिर ते आसान चढ़ना है। सही है। इसके ज़िंदगी अंदाज पर हिना ने अफसोस से सर हिलाया। तुम्हारी फराज से बात हुई? मलाइका ने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले फराज आया था। मैंने इसे रिजवाना आंटी के फ़ोन के बारे में बताया। इसे कुछ मालूम नहीं था। तुम्हारे निकाह का सुनकर वो बहुत डिप्रेस हो गया था। हिना बात करने के दौरान गौर से इसका चेहरा देख रही थी, जो बगैर के मसलसल लिखने में मसरूफ़ थी। फराज के घर वाले बहुत परेशान हैं क्योंकि वो रुकी थी, क्योंकि तुम्हारे निकाह वाले दिन से वो गायब है। इसने मलाइका का कलम रुकते हुए देखा था। कुछ देर बाद इसका कलम फिर रवां हो गया। सुमेरा चाय ले आई थी। इसके बाद हिना ने दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं की। सॉरी, कोई गल ना करके भी हिना ने सारा कुछ तो दस दिता। बस यार उधर चैप्टर क्लोज करो। हिना वीना, इब्राहिम क्या कर रहे हो? फिरोज़ साहब ने अंदर दाखिल होते ही पूछा तो वो जो बैग पर झुका था एकदम सीधा हो गया। पैकिंग। कितने बजे निकलोगे? 4 बजे की फ़्लाइट है, 2 बजे निकलूँगा। जाओगे कैसे? मैंने अली से कहा है, वो मुझे पिक कर लेगा। मलाइका भी आएगी? उसने बेख्तियारी ने देखा जो मुस्कुरा रहे थे वो भी मुस्कुरा दिया। पता नहीं, तुमने कहना तो था। इनके कंधे पर कहने पर वो कंधे उचका कर रह गया। मैं कह दूँ? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में बोले। इसकी ज़रूरत नहीं बाबा, मैं इनसे मिल आया हूँ। वाह क्या बात है, इतनी राजदाराना मुलाकातें। वो आंखें पटपटाकर बोले तो वो कहका लगा कर हंस पड़ा। बाबा आप भी ना, इसमें सीक्रेट क्या है? अंकल आंटी अली सब वहीं थे, और अब अगर अकेले में मिल भी लेता तो क्या? शी इज़ माई वाइफ। सदके में। फिरोज़ साहब ने इसकी बात और चेहरे के तासुरात दोनों को एंजॉय किया था। बाबा आप मेरे साथ चलते तो अच्छा था, मुझे वहाँ आपकी फ़िक्र रहेगी। तुम 3-4 हफ्तों के लिए जा रहे हो, 2 हफ्ते तो सेट होने में लग जाते हैं, इसलिए मैं नहीं जा रहा। तुम रिलैक्स होकर जाओ, यहाँ मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरी बहू है। बाबा आपकी बहू अभी घर नहीं आई? तो कोई बात नहीं, अभी नहीं आई तो आ जाएगी। तुम लंदन से होकर आ जाओ, तब तक मलाइका के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही हम रुखसती करवा देंगे। ठीक है जी। इसके जी पर वो कहकर लगा कर हंसे थे।
मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। इस वक्त लंदन में शाम के 5 बज रहे थे। इसे यहाँ 3 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक रिचर्ड और कैथी से मिल नहीं सका था। पहले दिन तखन की वजह से और बाकी 2 दिन काम की वजह से। लेकिन आज इसका इरादा कैथी से मिलने का था। इसने पास से गुजरती टैक्सी को रोका था जिस वक्त वो कैथी के घर पहुंचा। शाम के साए रात में ढल रहे थे। इसने मुस्कुराकर बैल दी थी। वो हॉल के आगे से हट गया था जहाँ से इसे अपने देखे जाने की उम्मीद थी। कुछ देर बाद इसने कैथी की आवाज़ सुनी। इसके पूछने पर भी वो खामोश रहा तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा और इस पर नज़र पड़ते ही पहले तो वो हैरान हुई, फिर एक चीख के साथ इसने दरवाज़ा खोला और उसके गले लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। नहीं, ये मेरा भूत है। इब्राहिम के कहने पर इसने एक मुक्का इसके कंधे पर मारा और इसका बाजू थामकर इसे अंदर ले आई। मॉम, हैरी देखो कौन आया है। इसके ज़ोर से पुकारने पर वो दोनों घबराकर बाहर निकले और इसे देखकर वो दोनों भी कैथी जितना हैरान हुए। वो सब इसे पाकिस्तान के बारे में सवाल कर रहे थे और वो सब परफेक्ट है जाहिर कर रहा था। कुछ देर बैठने के बाद कैथी की मॉम अपनी जॉब पर चली गई और हैरी अपने फ्रेंड के साथ। इसका इरादा भी इनके साथ निकलने का था, लेकिन कैथी ने ज़बरदस्ती से रोक लिया और रिचर्ड को फ़ोन कर रहा था जब कैथी कॉफ़ी के मग और स्नैक्स लेकर इसके सामने बैठ गई। रिचर्ड से बात के दौरान वो कैथी की नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था। फ़ोन बंद करके उसने कैथी की तरफ देखा जो उसे देखने पर मुस्कुरा दी। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने हूँ? नहीं, मैं ये देख रही हूँ तुम पहले की निस्बत हैंडसम हो गए और खुश भी लग रहे हो। इसकी बात पर वो मुस्कुराया था। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। ओह रियली? क्या? वो उठकर इसके करीब आकर बैठ गई। मैंने शादी कर लिया। व्हाट? कैथी को लगा इसे सुनने में गलती हो गई है। मैं समझी नहीं हूँ। इसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ धुंधली होती महसूस हुई। यार, मेरी शादी हो गई। मेरी कज़न है मलाइका। वो बहुत खुशी से इसे बता रहा था। वो नहीं जानता था जिसे सरप्राइज़ कह रहा है वो किसी के लिए शौक हो सकता है। वो मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखकर इसे बता रहा था, लेकिन मुसलसल खामोशी पर इसे नज़रें उठाकर इसे देखना पड़ा और झटका लगा था। वो रो रही थी। वो इसकी शादी का सुनकर रोई थी और वो ये पूछता वो क्यों रो रही है। वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो कोशिश के बावजूद एक लम्हा भी याद ना कर सका। इसके दिल पर जैसे कोई बोझ सा पड़ने लगा। क्या ये तुम्हारी लव मैरिज है? इसकी नम आंखें इसके चेहरे पर जमी थी। तुम कह सकती हो बाबा ने इसे मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन अब वो मेरी भी पसंद है। इब्राहिम, क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये कहते हुए इसके आंसू में रवानी आ गई थी। वो मज़ीद परेशान हो गया। देखो कहती, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था और अगर जानता भी होता तो भी मैं हेल्पलेस था क्योंकि हमारे दरमियान बहुत डिफरेंस है। ऐसा क्या डिफरेंस है? वो भराई हुई आवाज़ में कहते हुए इसे देखने लगी। इब्राहिम कुछ देर बेबसी से देखता रहा। वो फ़र्क मज़हब का है। तुम जानती हो मैं मुसलमान हूँ। उसने एकदम इब्राहिम के हाथ थाम लिए थे और जब बोली तो उसकी आवाज़ बहुत बेबस और इल्तिजा ली हुए थी। मैं तुम्हारी खातिर मज़हब बदल सकती थी इब्राहिम, बल्कि अभी भी मुसलमान होने को तैयार हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। इब्राहिम को करंट लगा था और इसने झटके से अपने हाथ खींचे थे। कैथी ने दुख से इसकी हरकत को देखा, लेकिन ये इसकी बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी। वो एकदम खड़ा हो गया। ये मुमकिन ही कैथी? पहली बात तो ये कि तुम्हारा इस तरह इस्लाम कबूल करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम मुझे हासिल करने के लिए ऐसा करोगे जबकि इस्लाम असल में है क्या तुम जानती ही नहीं। दूसरा, मेरी शादी हो चुकी है और मैं मलाइका से मोहब्बत करता हूँ। उसने मज़ीद कोई बात नहीं की और तेज़ी से वहाँ से निकल आया। यख हवा ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन इसका दिमाग इतना गर्म हो चुका था कि इसे ठंड महसूस ही नहीं हुई। वो तेज़ तेज़ चलता जा रहा था। इसे कैथी पर गुस्सा नहीं था क्योंकि वो जानता था दिल पर जोर नहीं, लेकिन इसे अफसोस था शायद इसने एक अच्छा दोस्त खो दिया था। आने वाले 4 दिनों में वो काफ़ी डिप्रेस रहा, कुछ काम की ज़्यादती की वजह से, कुछ कैथी की वजह से। 2 दिन तो कैथी ने इसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन सुबह इसकी कॉल आई थी जो उसने रिसीव नहीं की और फिर सारा दिन वक्तन फ़वक्तन वो इसे कॉल करती रही थी, लेकिन इसने कोई कॉल रिसीव नहीं की। वो ऐसा क्यों कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। वो कैथी से अपना ध्यान हटाना चाहता था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान मलाइका की तरफ मुंतकिल कर लिया। उसे पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। इसने मैसेज भी किया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसने थक कर फ़िरोज़ साहब से मलाइका के बारे में पूछ लिया। उन्होंने कहा कि इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद मसरूफ़ियत की वजह से इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही। और आज से लंदन आए हुए दूसरा हफ़्ता था। वो उदास हो रहा था, लेकिन क्यों? वो नहीं जानता था कि वो पाकिस्तान क्यों जाना चाह रहा है। कॉफ़ी पीते हुए वो शीशे के पार सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहा था, लेकिन इसका जहन मुतज़ाद कैफियत का शिकार था। तभी इसके मोबाइल पर बेल बजी। उसने कदरे चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखा। रिचर्ड का नंबर था। वो इससे मिलना चाह रहा था। वो खुद भी अपनी इस कैफियत से निकलना चाहता था। इसने इस कॉफ़ी शॉप में जहाँ वो बैठा था इसका पता बताकर फिर अपनी नज़रें शीशे के पार टिका दी। ठीक 20 मिनट बाद जब वो कॉफ़ी ख़त्म कर चुका उसने रिचर्ड के साथ कैथी को आते देखा। एक पल के लिए उसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे। इससे पहले वो यहाँ से गायब होने के बारे में सोचता, रिचर्ड और कैथी इसके सामने थे। इसने हाथ में लाने के बाद वो दोनों इसके सामने बैठ गए। कैथी ने रिचर्ड को इसकी शादी के बारे में बता दिया था। अब वो इस पर नाराज़ हो रहा था। इस दौरान कैथी बिल्कुल खामोश थी और इसने भी इसे नहीं बुलाया था। रिचर्ड का फ़ोन आया था और वो इस माजरत करके बाहर निकला। वो एक बार फिर शीशे के पार देखने लगा जब इसने कैथी को पहली बार इसे मुखातिब करते सुना। इब्राहिम। उसने शीशे पर से नज़रें हटाकर इसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो?
इसने सरनफी में हिलाया। तो फिर तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाए अपने दोनों हाथों को देख रहा था जो मेज़ पर रखे थे। अगले ही पल इसके दाएं हाथ पर कैथी का हाथ ठहरा था। इब्राहिम ने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसकी सब्ज़ आंखों में नमी ठहर सी गई। आई एम सॉरी इब्राहिम, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन इस वक्त मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। इब्राहिम ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ कैथी, बल्कि मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। बेशक अनजाने में सही मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, लेकिन ये सब मेरे इख्तियार में नहीं था। और जहाँ तक तुम्हें इग्नोर करने की बात है तो सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। नहीं इब्राहिम, मैंने जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ और हकीकत को कबूल भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने दिल को समझा लिया। मैं अपने प्यार के लिए अपने इतने प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहती। वो आखिर में मुस्कुराई तो इब्राहिम के दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा था। शादी की डेट फिक्स हो जाए तो मैं तुम्हें कार्ड भेजूँगा। तुम आओगी ना? हाँ क्यों नहीं, वो मुस्कुरा कर कह रही थी। वैसे तो मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मलाइका कैसी है। ज़ाहिर है तुमने इसे पसंद किया तो वो खूबसूरत ही होगी, लेकिन फिर भी क्या वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? और इब्राहिम की नज़रें बेसाख्ता इसके चेहरे पर ठहर गई। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो क्या करता, इसे हर चेहरे में मलाइका ही नजर आई थी। चेहरे से होती हुई इसकी नज़रें इसके सब आंखों पर टिक गई और देखते ही देखते सब्ज़ आंखें बड़ी बड़ी काली आंखों में बदल गई। बोलती हुई साहिर आंखें, जिन्होंने पहली बार इसके दिल की दुनिया में हलचल मचाई थी। कैथी बहुत गौर से इसे देख रही थी और महसूस भी कर रही थी कि इसकी नज़रें बेशक इस पर हैं, लेकिन वो इसके चेहरे में किसी और का चेहरा देख रहा है। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। इसके बोलने पर वो एकदम चौंक कर इसे देखने लगा। इससे पहले वो कुछ कहता रिचर्ड वापस आ गया था। फिर इन तीनों के दरमियान बिल्कुल आम सी बातें होने लगी। इब्राहिम भाई कब आ रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं क्या सेक्रेटरी लगी हूँ? इसने बुरा मानते हुए कहा। इन्होंने भी जाकर तुम्हें कोई फ़ोन नहीं किया? हिना के लहजे में हैरत थी। किया था, बल्कि कई बार किया था, मैंने उठाया ही नहीं। मलाइका ने बड़े फ़ख्र से अपना कारनामा बयान किया। हिना ने बड़े अफसोस से इसे देखा। अगले पेपर की तैयारी कैसी है? कुछ इतनी खास नहीं, और हाँ याद आया, मुझे नोट्स दे देना। मेरे नोट्स फ़राज के पास है, बेचारे ने पेपर भी नहीं दिए। हिना को अफसोस भरे अंदाज में भी वो सीधा देखते हुए कार चलाती रही, लेकिन चाहने के बावजूद वो हिना से फ़राज के इम्तिहान ना देने की वजह न पूछ सकी। हिना ने कनखियों से कार चलाती मलाइका की तरफ देखा। हिना चांदी की है? फ़राज कितने दिन से घर से गायब था और इसने एग्ज़ाम भी नहीं दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अस्पताल में है। मलाइका का पाँव एकदम ब्रेक पर पड़ा। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो कुछ बोले बगैर हिना की शक्ल देखती रही। उसके चेहरे पर नजर आने वाली फिक्रमंदी वो साफ देख सकती थी। इन दोनों की नज़रें सामने नजर आती इमारत पर थी। मैं क्या ठीक कर रही हूँ? इसने सामने से नज़रें हटाकर हिना को देखा। किसी बीमार की इयादत करना सवाब का काम है, और फ़राज से जो भी इख्तिलाफ़ हो, बहरहाल वो हमारा दोस्त है और इस जो होना था वो हो चुका। यकीनन इसका इशारा इसके निकाह की तरफ था। तू एनू हिना बीबी, तू एनू डाइवर्ट कर ओदा ज़ेन, तू ज़ेन खराब कर ओदा। इधर दोस्त ना बंदा की कवां हुण मैं। मलाइका ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। बाहर निकलकर उसने अपने पीछे देखा। हिना गाड़ी में ही थी। तुम नहीं आओगी? वो खिड़की पर झुकी पूछ रही थी। नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आहो, तू प्राइवेसी फराहम करो उन्होंने, ताकि फ़राज कोई और चवल मार लवे। मलाइका ने इसे इसरार नहीं किया। वह बस अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ रही थी। इसे फ़राज पर जितना गुस्सा था, इसका रद्द-ए-अमल तो ये होना ही चाहिए था। वो कभी इससे न मिलती, लेकिन इसके बरक्स इसके बीमार होने का सुनकर वो परेशान हो गई थी। इसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की थी कि वहाँ इसके घर वाले भी हो सकते, खासकर इसकी अम्मी। वो सब क्या सोचेंगे? वो प्राइवेट रूम्स की तरफ बढ़ रही थी। मतलूबा कमरे के आगे रुककर इसने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार किया था। दरवाज़ा खुला था। इसने ज़रा सा झांक कर देखा। अंदर एक नर्स मौजूद थी जो शायद मेडिसिन देने आई थी। इस पर से होती भी इसकी नज़रें फ़राज पर ठहर गई। तभी फ़राज ने भी इसकी तरफ देखा था। इसने इसकी बुझी हुई आंखों को रोशन होता महसूस किया। मलाइका, इसके पुकारने पर नर्स ने मुड़कर इसे देखा तो वो कमरे में आ गई। इसने तायराना नज़र कमरे में डाली। कमरा खाली था। इसके घर का कोई फ़र्द मौजूद नहीं था। वो एक हाथ में मोबाइल थामे और दूसरे हाथ से शोल्डर बैग के स्ट्रिप्स को इज़्तिराबी अंदाज में खींच रही थी। वो जानबूझकर फ़राज की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो कुछ ना बोला तो इसको देखना ही पड़ा। वो रो रहा था। इसका इज़्तिराब और बढ़ गया। तुमने ऐसा क्यों किया मलाइका? मेरी मोहब्बत का जवाब ये तो नहीं होना चाहिए था। अगर अम्मी ने कुछ उल्टा सीधा कहा था तो तुम मुझसे तो कुछ कहती, मैं सब ठीक कर लेता। वो भराई हुई आवाज़ में कह रहा था। मलाइका ने इसकी तरफ देखा। गुस्सा, मोहब्बत और बेबसी, क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में। क्या ठीक करते तुम? जब ठीक करना था तब तुमने किया नहीं। जब इस घर में मेरे लिए इज्जत ना हो, वहाँ मैं नहीं रह सकती। मैं तुम्हें वहाँ रखता भी नहीं। मैंने आज ही तुम्हारे लिए घर छोड़ा है, तब भी तुम्हारे लिए सब छोड़ देता। मलाइका ने चौंक कर इसे देखा। इसे एकदम बहुत सा रोना आया था। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं फ़राज, सब खत्म हो चुका है। वो सर झुकाकर अपने जूते की टो को मार्बल फर्श पर मारने लगी। कुछ ख़त्म नहीं हुआ मलाइका। वो एकदम सीधा होकर बैठा था। अगर सब खत्म हुआ होता तो तुम आज यहाँ ना आती। मैं सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से यहाँ आई हूँ। इसे अपनी ही आवाज़ बहुत कमज़ोर लगी। झूठ, ये दोस्ती नहीं प्यार है, इसलिए मेरी तकलीफ़ का सुनकर तुम यहाँ हो। मलाइका ने नज़रें उठाकर इसका जर्द चेहरा देखा। जो भी हो फ़राज, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते हो मेरा निकाह हो चुका है। फ़राज ने तेज़ी से इसका मोबाइल वाला हाथ थामा। मलाइका ने हैरत से इसे देखा। मैं ये कुछ नहीं जानता, ना मैं इस निकाह को मानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे, बस। वो ज़िंदी अंदाज़ में बोला तो मलाइका ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है फ़राज?
फराज ने इसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। ये निकाह ख़त्म कर दो मलाइका, हम शादी कर लेंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वो इसकी आंखों में देखकर कह रहा था, जबकि वो इतनी हैरान हुई कि इसके हाथों में दिए अपने हाथ खींचना ही भूल गई। ये क्या कह रहे हो तुम फराज? इसने हैरत से इसे देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ मलाइका, सच सच बताओ, तुम इसे निकाह से खुश हो? इसकी खोजती नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करके इसने नज़रें झुका ली। मैं जानता था तुम खुश नहीं हो, और ये निकाह भी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तुम इस वक्त गुस्से में थी बस, वरना मेरी पसंद तो तुम मुझे ही करती हो। वो अपनी बात पूरी यकीन से कह रहा था और वो चाहने के बावजूद इसकी बात को रद्द भी नहीं कर पा रही थी। वो बाहर निकली तो वो फैसला कर चुकी थी। कितनी देर लगा दी, सब ठीक तो था? इसकी गाड़ी में बैठते ही हिना ने बेसब्री से पूछा। हिना मैं छितर मारने। हाँ, इसका जवाब मुख्तसर था, इसलिए हिना की तसल्ली नहीं हुई। आंटी रिजवाना थी वहाँ? नहीं, अब भी एक लफ्ज़ का जवाब आया था। हिना ने गौर से इसका चेहरा देखा, वो बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। इसने मज़ीद पूछने का इरादा तर्क कर दिया। अब गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। उसने अचानक आकर इन्हें सरप्राइज़ दिया था। इसे देखकर फ़िरोज़ साहब जितने हैरान हुए थे, इससे ज़्यादा खुश हुए थे। कमरे में एक सरप्राइज़ इसके लिए भी तैयार था। इसके साइड टेबल और बेड के सामने मलाइका की खूबसूरत तस्वीर थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराए। फ़िरोज़ साहब इसे अक्सर मलाइका के हवाले से छेड़ते थे। वो समझते थे इनका फ़ोन पर एक दूसरे के साथ मुसलसल रब्ता है। इसने इनकी तरदीद नहीं की थी, इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था। पहले वो सिर्फ इसकी कज़न थी, सो इनका एक दूसरे से बात करना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब तो वो इसकी बीवी थी। लेकिन फिर भी वही पहले वाले दिन वाला गरेज था इनके दरमियान। लंदन से आने के बाद भी वो 2 दफ़ा इनकी तरफ गया था, लेकिन सिर्फ सलाम के बाद हाल अहवाल की दूसरी कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए जहन में यही था कि वो इससे शर्माती है, इसलिए इसने खुद भी कभी ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की थी। पुत्र तेन आगे दसेगी वो शर्मांदी है कि की करती है मासूम जिहा। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर घर में दाखिल हुए तो आसमा ने खाना लगा दिया। वो खाना खा रहे थे जब फ़िरोज़ साहब ने इसे मुखातिब किया। आज मैं जाफ़र भाई की तरफ गया था तुम्हारी और मलाइका की रुखसती की बात करने। चपाती की तरफ बढ़ता इसका हाथ एक पल के लिए रुका, फिर वो नॉर्मल अंदाज में खाने लगा। मलाइका के एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन जाफ़र भाई कह रहे कि अभी 2-3 माह ठहर जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा, जब उन्होंने कह दिया रुखसती अभी नहीं होगी तो मेरे कहने से क्या होगा? फ़िरोज़ साहब को बड़े ज़ोर से हंसी आई। इब्राहिम ने कुछ चौंक कर इन्हें देखा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम इतनी मायूसी से क्यों बात कर रहे हो? फॉर गॉड सेक बाबा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैं क्यों मायूस? मैं कोई मायूस नहीं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे, तो वो मज़ीद कुछ कहे बगैर खामोशी से पलट के प्लेट पर झुक गया। थोड़ी देर बाद टीवी देखने के बाद फ़िरोज़ साहब कमरे में चले गए, तो वो भी अपने कमरे में आ गया। वो पात लेकर बाहर निकला तो इसका फ़ोन बज रहा था। इसने बालों में तौलिया रगड़ते हुए मोबाइल उठाया। इस पर नज़र आने वाला नंबर इसे हैरान करने के लिए काफ़ी था। इसने बेसाख्ता घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बज रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ सलाम के जवाब में वो हैरानी से वालेकुम अस्सलाम कह रहा था। मलाइका बात कर रही हूँ। जानता हूँ। अब की बार वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी? वो हैरान होने के बावजूद हम्मा तनगोश हुआ। अभी नहीं, कल आप दोपहर में घर आ सकते हैं? समथिंग सीरियस? नथिंग, नो नथिंग सीरियस, जस्ट टॉक टू यू। ओके, मैं आ जाऊँगा। और कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन के बंद होते ही इसने फ़ोन कान से हटा दिया। तो मिसेस इब्राहिम को मुझसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसकी तस्वीर से मुखातिब था। सुबह का से बेचैनी से इंतज़ार था। पूरे 1 बजे वो इनके घर में था। वो ड्राइंग रूम में बैठा था जब पूरे 7 मिनट बाद वो अंदर आई थी। इसे देखकर वो खड़ा हो गया। इसने सलाम करने के बाद इसका हाल अहवाल पूछा। वो ठीक हूँ कहकर बैठ गया। वो इसके बिल्कुल सामने सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। जब काफ़ी लम्हे यूं ही गुजर गए तो इसे ही पहल करनी पड़ी। इसके खनकारने पर वो मलाइका ने इसे की तरफ देखा। आपने कुछ बात करनी थी? जी, मैं कहना चाहती थी कि मैं रुखसती नहीं चाहती। मैं जानता हूँ। मलाइका ने कुछ चौंक कर हैरत से देखा। बाबा ने कल बताया था कि अंकल 2-3 माह बाद रुखसती करना चाहते हैं। मलाइका ने इस तरह भी अंदाज में अपनी उंगलियां मरोड़ी। अपनी बात करने के लिए इसे अपनी पूरी हिम्मत जमा करनी पड़ी थी। बात रुखसती की नहीं, इस निकाह की है। मैं ये निकाह ही ख़त्म करना चाहती हूँ। अब कि वो कुछ झंझलाकर गुस्से से बोली तो हैरत के मारे इसका मुंह ही देखता रह गया। इसकी आंखों में इतनी बेयकीनी थी कि मलाइका ने बेसाख्ता नज़रें झुका लीं। क्यों? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकला था। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इसके सही मानों में झटका लगा था। लगने वाला झटका इतना शदीद था कि कुछ देर तक वो बोल ही नहीं सका, और जब बोला तो इसकी आवाज़ हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। तो फिर आपने निकाह क्यों किया? मैं इस वक्त मजबूर थी, और अगर मजबूर ना होती तो भी मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं। इब्राहिम ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। इसका सर झुका था, इसलिए वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि इसके तासुरात क्या हैं। इसने अपनी बात जारी रखी। आप प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत करना, ये मेरी अपनी राय है। आपको यहाँ बुलाने की वजह यह है कि आप मुझे डाइवोर्स दे दें, क्योंकि ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं। ना आप खुश रहेंगे और ना ही मैं। इस फैसले से मम्मा, डैडी और अंकल को तकलीफ़ तो होगी, लेकिन इस दुख से बेहतर जो हमारी शादी के बाद हो सकता है। वो अब मुंतज़िर नज़रों से इसके जवाब की मुंतज़िर थी, लेकिन वो कुछ भी कहे बगैर खड़ा हो गया था। वो जाने के लिए मुड़ा था जब इसने अपने पीछे इसकी आवाज़ सुनी। आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे ना? इब्राहिम ने एक पल मुड़कर गहरी नज़रों से इसे देखा और सारा इस बात में हिला दिया।
जी तो गाइस कल मिलेंगे इंशाल्लाह विद न्यू एपिसोड। यहाँ की एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची, आज हमारी 3rd एपिसोड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल का पेपर मेरा बहुत अच्छा सा हो जाए। हो सकता है ये एपिसोड लेट नाइट आपको मिल जाए, या लेट नाइट ना मिली तो इंशाल्लाह कल तो कन्फर्म मिलेगी। और FB पे लिंक भी कल ही शेयर करूँगी, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है तो मैंने जाना है, सो जाना है अभी इसको ना वो करके अपलोडिंग पे लगा के। तो आप इंजॉय कीजिएगा एपिसोड, मैं पेपर दूँगी। तो यार रिस्पॉन्स दें, अगर आप इसको आपको पसंद करें तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे पेपर्स में भी ना मेरे ये भी एक मैं अपनी रखूँ कि मैंने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पेपर में बड़ी फेडअप हुई पड़ी हूँ एवं फजूल में बिला वजह पढ़ पढ़ के ना। तो वो फिर ना मेरा इस चीज़ से भी मैं फेडअप ही रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो लेकिन खैर इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू एपिसोड। आप दुआ में याद रखिएगा और भरपूर रिस्पॉन्स शो कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।